एक मिनट वेट कर ले, करवा दे क्या क्या मेन चीज़ें बता दें कि क्या क्या हमने पिछला लेक्चर जो हमने मतलब न्यूक्लियर पॉलिटिक्स या न्यूक्लियर एज ग्लोबल न्यूक्लियर मतलब वो रिजीम, इसके बारे में मतलब क्या हमने पढ़ा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आज हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह डेवलप हुआ, डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है, इसके लिहाज से इंटरनेशनल कंसर्न्स क्या है, ठीक है, फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या रही है, सही है, इसको मैनेज हम किस तरह करते हैं, सही है, और आपके पास जो है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा डेवलप हुआ, सही है, इसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। इसके अलावा आपके पास इन दोनों स्टेट्स के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होने के बाद सिक्योरिटी की सिचुएशन के क्या असर पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल कंसर्न इस हवाले से क्या है, वे फॉरवर्ड इन दोनों के लिए क्या है, ठीक है, और फिर आगे फ्यूचर और फिर क्रिटिकल एनालिसिस। सो अभी बता दे कोई कि मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्योंकि एक वसी टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, सेक्शन नंबर 7 पूरा था इसमें, और इसके अलावा पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के भी आपके 3-4 सेक्शन इसमें हो जाते हैं। तो काइंडली रिवाइज करवा दे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। ओके सर। सर हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से कि सिक्योरिटी के वो सारे लोग इसी के लिए वो कर रहे काम। तो फिर हमने सर ग्लोबलाइजेशन का कहा कि ग्लोबलाइजेशन जब हुई तो कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल वेपन्स की तरफ हम आ गए थे। देन हमने सर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पढ़ दिए थे। फिर टाइमलाइन ऑफ न्यूक्लियर एज, उसके अंदर सर हमने 4 एजेस को वो डिफाइन किया था। फर्स्ट न्यूक्लियर एज था हमारे पास प्री कोल्ड वॉर, सेकंड न्यूक्लियर एज था हमारे पास ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और थर्ड न्यूक्लियर एज था हमारे पास पोस्ट कोल्ड वॉर। फोर्थ हमारे पास न्यूक्लियर एज वो कमिंग सिनेरियो को सर वो हम प्रेजेंट कर रहे थे। देन हमने न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट का किया था कि जिन कंट्रीज के पास वेपन्स है ना, ये न्यूक्लियर वेपन्स, उनको हम किन 4 कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं। देन हमने सर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की तरफ हम आए थे। फिर उसमें भी सर हमने 5 केसेस डिफाइन किए थे ना कि कैसे हम ये न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिनके पास है तो वो इसको कैसे यूज करते हैं फॉर बार्गेनिंग टूल ना इसको। फिर हमने सर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पढ़ ली थी कि उसके 2 टाइप्स है, हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल प्रोलिफरेशन है। फिर सर हम उसके बाद आए थे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम कौन कौन सी है सर। उसके लिए हम 3 ट्रीटीज हमने डिफाइन की थी। एक फर्स्ट वन था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड देन हमारे पास न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और तीसरा हमारे पास था न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। इनके फिर सर हमने वो एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इनके लिए चैलेंजेस क्या है वेरियस। और फिर हमने सर एंड इसका क्या किया था कि हाँ सर हमने फिर 3 और इसके अंदर पढ़ी थी कि मैनेजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिसआर्मामेंट के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो वो 3 हमने सर बताया था कि फर्स्ट वन हमारे पास है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, फर्स्ट जो 1963 में प्रपोज हुई थी। देन हमारे पास कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है 1996 में प्रपोज हुई थी। एंड देन हमारे पास एलटीबीटी जो है लिमिटेड और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी वो 1963 में सर प्रपोज हुई थी। एक फिर सेकंड, इनके साथ हाँ हमने वो बिल्कुल, गुड गुड, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड, हाँ कंटिन्यू। सर हमने इन्हीं ट्रीटीज को सर फिर वो एक्सप्लेन किया था। और फिर हमने सर करंट स्टेटस वगैरह इन सारे के वो पढ़े थे, और फिर हमने वे फॉरवर्ड किया था कि कैसे हमें आगे जाना है। डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड प्रोलिफरेशन वो कौन कौन सी है, फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज क्या है न्यूक्लियर एज में, और सर फिर क्रिटिकल एनालिसिस की थी। वेरी गुड, दैट्स फैबुलस, ठीक है, बिल्कुल सही। चलें, अभी आज का लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको नजर आ रहा है, आपको सबको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? यस सर। जी सर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो आज हम न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इसमें इश्यूज और ये इसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड भी है। IR2 और आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या क्या अभी तक किया, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। देखें, दुनिया में जितना भी वो आप देख लेना, हर एक सोसाइटी उसने स्ट्रगल की है कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है, उसको सिक्योरिटी फराम हो और वो अपने कस्टम्स और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, उसको प्रमोट कर सके, ठीक है, और ना ही सिर्फ ये कर सके बल्कि इसके खिलाफ जो मतलब जारहाना अज़ाइम रखे जाते हैं उसको भी टैटर कर सकें। लेकिन आपके पास जिस तरह आज़ादी एक मतलब हम कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग है जिसका कोई भी सानी नहीं है, सबसे बड़ी नेमत है, इसी तरह
आपके पास ये आज़ादी सिक्योर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, उस आपने हमने पढ़ा था ना वो पॉलिटिकल सिस्टम में कि इवन जो स्टेट सिस्टम का कयाम था ना, उसके पीछे भी यही चीज़ थी, सिक्योरिटी। ठीक है, कि वो डिफरेंट ग्रुप्स उनको सिक्योरिटी फराहम करते थे, उसके बदले उनको रेवेन्यू मतलब वो उसमें से हिस्सा देते थे। ठीक है, फिर उसमें डिफरेंट ग्रुप्स की कंपटीशन स्टार्ट हो गए कि किसने कितनी सिक्योरिटी और कितना बेनिफिट्स देने, उस लिहाज से पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है। इसी तरह ये चीज़ भी है। सही है, तो आपके पास अगर पाकिस्तान के लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान अगर किसी भी स्केल से देखा जाए सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के हवाले से ना, तो कौन से दो स्केल्स हो सकते हैं? या तो एक स्टेट ये कहे कि हमें फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा, या उसको एग्जिस्टिंग भी मतलब सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हो। ठीक है, फिर उसकी भी दो फॉर्म्स हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके कोई मतलब हॉस्टाइल नेबर्स हो या कोई हॉस्टाइल स्टेट्स हो या कोई बड़ी पावर हो जो कि आपके खिलाफ जायराना अज़ाइम रखती हो और उसका बरमला इजहार भी करती हो। ठीक है, या आपके पास बिल्कुल आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, कि आपके मतलब वो खिलाफ जो है ना वो फौज खड़ी हो रही है, इस तरह आपके खिलाफ वेपन्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये सूरत। या आप ये भी हो सकता है कि आपको माजी में बड़े ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा हो, ठीक है, अपनी वीक पावर की वजह से या कंपैरेटिवली वीक पावर की वजह से अपने दुश्मन के लिहाज से। अब अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए ना और अभी की पिक्चर को भी देखा जाए तो तकरीबन ये सारे चैलेंजेस पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश रहे हैं और दरपेश होंगे फॉरसीबल फ्यूचर में। ठीक है, इसी तरह पास्ट में हम अगर देख ले तो एक मुल्क सबसे ज्यादा मतलब जो बदतरीन सूरत हाल उसको पेश आ सकती है तो वो किस चीज की मतलब वो होती है, वो होता है उसके आइडियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की वायलेशन। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो माजी में ये दोनों चीजें जो है ना ये आपके पास पाकिस्तान सफर कर चुका है। ठीक है, इसकी वायलेशन किस सूरत में, ये आपके पास 1965 में आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री की वायलेशन हुई थी। इसके अलावा 1948 में भी आपकी मतलब ज्योग्राफी थ्रेटन हुई। सही है, डिस्प्यूटेड एरिया को तो छोड़ दें, वो तो अलग स्टोरी हो, तो हमने कश्मीर इशू में पढ़ ली थी। लेकिन आपके पास 1971 में आपकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज पर भी अटैक किया गया। ठीक है, और आपकी आइडियोलॉजिकल जो क्या नैरेटिव है उसको भी चैलेंज किया गया। आपसे पूरा जो मशरकी पाकिस्तान था वो जुदा हो गया। ठीक है, क्या वजह थी? यही वजह थी कि आपकी सिक्योरिटी जो थी ना वो इतनी पावरफुल नहीं थी जो कि एक ऐसे मुल्क का मुकाबला कर सके जो कि आपके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भी ज्यादा हो, रकबे के हवाले से भी ज्यादा हो और उसकी इकोनॉमिक माइट भी ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ तो यकीनी बनाना है। ठीक है, वो किसी भी स्टेट के, चाहे वो फाउंडिंग फादर हो या आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हो या जो भी हो, ये मतलब इस पर कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी को इंश्योर बनाया जाएगा, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट हो इस पर हमें। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. जी आ सर, रही आ है. रही है। हेलो, ठीक है, इस पर आपके फाउंडिंग फादर का बिल्कुल मतलब वो नैरेटिव मौजूद है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ, नो देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके पास उनका नैरेटिव मौजूद है। मतलब ये है कि इस पर कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी को मतलब वो इंश्योर किया जाएगा और ये हमारा नेशनल रिजॉल्व है। किसी भी स्टेट का ये मतलब वो क्या होता है, सुप्रीम रिजॉल्व होता है कि हमें मतलब हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन ना किया जाए, हमारी ज्योग्राफिकल आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज इंटैक्ट रहे। और यही चीज फिर नेशंस को कंपेल करती है कि वो ऐसे मेजर्स उठाएं, ठीक है, जो कि इनकी आज़ादी को सेफगार्ड कर सके। पाकिस्तान के क़याम के बाद यही चीज़ मद्देनजर रखकर हम सिक्योरिटी के लिए सर्च कर रहे थे, चाहे वो आपके पास एलियांसेस की सूरत में था, ठीक है, या आपके पास अपनी मतलब उन्हीं के मतलब आपके पास उन्हीं के साथ पार्टिसिपेशन करने की वजह से जो आपकी मिलिट्री बिल्डअप हो रही है। तो इन सारों का रेशनल यही था जो कि आपने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सत्तार की जो बुक है उसमें अगर आपने पढ़ा हो, ये 2nd नंबर चैप्टर है आई थिंक, उसमें यही सर्च फॉर सिक्योरिटी का पूरा मतलब वो क्या है क्रक्स वही निकालता है
कि पाकिस्तान ने अपनी सर्वाइवल करनी थी इन रियलिटीज को देखकर, ठीक है। तो जिस तरह मैंने मतलब पहले ही बात बताई हुई थी इंट्रोडक्शन में, जो हम न्यूक्लियर वो एरा को डिस्कस कर रहे थे, कि आपके पास जिस तरह मतलब हालात चेंज होते गए ना, इसी तरह आपके पास फिर ग्राउंड रियलिटीज भी चेंज हो जाती हैं। रियलिटीज चेंज होने की वजह से आपके पास सिक्योरिटी के डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चेंज होने की वजह से पाकिस्तान को भी उन्हीं हालात को देखकर न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। और किस तरीके से जाना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये हमारे मतलब ये मतलब इट इज सेल्फ मतलब एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। वो सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है खुद को कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को लेकर कितना सीरियस रहा है और इसको कितना सीरियस रहना चाहिए था और है भी, ठीक है। वो आगे आपको पता चल भी जाएगा। पाकिस्तान का जो दिफा हम कहते हैं कि नाकाबिल तस्खीर हो गया है न्यूक्लियर आर्म्स जो आपके पास जौहरी हथियार है उनके आने के बाद, ठीक है। ये कोई मतलब सिंपल सादी ऐसे कोई मतलब जर्नी नहीं है जिसको हम कह सके कि बस हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहे, बाकी स्टेट्स ने डेवलप कर लिए थे तो हमने डेवलप कर लिया, किससे हमने चुरा लिए, जो कि आपके पास एक नैरेटिव मिलता है बोथ विद इन एंड विदाउट पाकिस्तान, जिसको हम रिफ्यूट करेंगे, ठीक है। तो बात सिर्फ यहाँ पर आके नहीं रुक जाती, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। किस तरह लॉन्ग वे टू गो? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेवलप करना नहीं होता, आपने अपने मतलब जो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, इसी तरह आपके रीजन में जिस तरह आपके मतलब वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी लिहाज से फिर आपने इनको अपडेट भी करना होता है और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनानी होती है। इसके अलावा कंट्री की जो इंटरनल सिचुएशन है ना, उसको देखकर भी इन वेपन्स को पास रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इनको मेंटेन करने के लिए आपको काफी चैलेंजेस दरपेश होते हैं। किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान ने ये चैलेंजेस अभी तक इंडोर किए भी है और वो कर भी रहा है, ठीक है, और करेगा भी आगे, ठीक। लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि आपके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमारे पास एक एक्सपेंसिव ऑप्शन था, या हम अल्टरनेट की तरफ जा सकते थे, या ये जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उसमें आपके पास डिसेप्शन और इसका एलिमेंट बहुत ज्यादा है, या जिसमें हमारा कोई इनपुट ही नहीं है। तो ये यकसर गलत बात है और इसको आज आगे हम रिफ्यूट भी कर लेंगे, ठीक है। हम सिंपल सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इज इट क्लियर? किस तरह माइलस्टोन है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, चलो ओके गुड। अब हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है ना, उसको हम मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बल्कि हम कह लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर वेपन्स भी आ जाते हैं, पावर सेक्टर, ये सारी चीजें उसी के अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा जाए ना, तो मुख्तलिफ अदवार में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उन अदवार में जो हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो किस लिहाज से करते हैं? एक तो हम जो उसके पीछे मोटिवेशन थी ना, वो चेंज होती रही है, ठीक है, और उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायमेंशंस भी चेंज होते रहे। तो उस लिहाज से हम 3 अदवार में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो जर्नी अब तक रही है, ठीक है, अभी आज की डेट में जो हम मौजूद हैं, ठीक है। इस लिहाज से हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 अदवार में डिवाइड कर सकते हैं। किस लिहाज से? कि आपके पास मोटिवेशन किस दौर में क्या थी और न्यूक्लियर प्रोग्राम का डायमेंशन क्या था। डायमेंशन प्योरली आपके पास पीसफुल पर्पसेस के लिए था, या उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का एलिमेंट भी शामिल था, ठीक है। तो सबसे पहला दौर आपको कौन सा मिलता है? एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले दौर जो आपके पास मिड 1950 से शुरू होता है, ठीक है, और 1971 पर जाके खत्म हो जाता है। उसमें क्या हुआ था? उसमें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे थे, ना ही हमारे पास कोई साइंटिफिक मतलब वो रिसर्च के लिए फैसिलिटीज थी, ना ही हमारे पास वो इक्विपमेंट था जिसको हम यूज करके वो साइंस जो है वो मास्टर कर लें, ठीक है।
और ना ही हमारे पास बाकी फैसिलिटीज मौजूद थी, ठीक है, जिससे हम मतलब इस्तेमाल करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्टीमेटली डेवलप कर सके। तो इस स्टेज में आपको क्या मिलता है, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंफॉर्मेशन की सूरत में हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो या आपके साथ कॉपरेशन की सूरत में हो, वो हम एक्वायर कर रहे थे और उसको डेवलप करने के मतलब वो डेवलप करने के वो एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, कोई भी आपके पास वो प्रोग्राम या जो भी आप कुछ कर रहे हो उसको जो आपको इदारों की जरूरत होती है, ठीक है। ये वही दौर है जिसमें आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टेक, ठीक है। और आपके पास ये बात मिलती है जो 5 मेगावाट पावर रिएक्टर था न्यूक्लियर, जो हमारे पास यूएस से हमें मिला था, और 120 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि बाद में हमें कनाडा से मिला। ये दो फर्स्ट रिएक्टर्स हमें इस दौर में मिलते हैं, और इस दौर में भी हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो डेवलप कर रहे हैं ना, वो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास IAEA जो थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो आपके पास 1957 में इसका क़याम अमल में लाया गया था, ठीक है। और इसी चीज़ों को देखते हुए हमने ये सारा प्रोग्राम इन्हीं के सेफगार्ड्स के अंदर रखा। इनके सेफगार्ड्स का क्या मतलब है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो उन्हीं के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, और उसमें कोई एग्रेसिवनेस वगैरह का एलिमेंट शामिल ना हो, और हम एक एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर स्टेट मतलब वो अपना प्रोग्राम आगे लेकर चल सके, ठीक है। लेकिन आपके पास दूसरा दौर जब आप देखते हो ना, जो 1972 से 1998, ताकि वही से मैं कंटिन्यू करूं, मुझे पता नहीं चला ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी IAEA के नीचे था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके वही बात कि मतलब हमारा उस टाइम हमारी उस टाइम जो मोटिवेशन थी ना पहले एरा में, और सर डायमेंशन स्लाइड्स। थी वो, ओके फाइन, ओके सर, नजर आ रही हैं आप लोगों को स्लाइड्स? जी सर। यस सर। चले ठीक है, ठीक है। तो पहले में हम क्या एरा में देख रहे हैं, वही बात कि हमने ये चीजें मतलब इनसे कम लेवल पर भी हम आपके मतलब अभी तक भी हम कर रहे हैं, लेकिन उस एरा में देख लें कि मोटिवेशन चूंकि प्योरली मतलब आपके पास क्या थी, पीसफुल पर्पसेस के लिए थी, और उसकी डायमेंशन सिर्फ किस लिहाज से थी कि हम किस तरह इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एनर्जी उसके लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सके, ठीक है। फिर आपके पास सेकंड जो दौर है ना, आपके पास 1972 से 1998 तक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास मोटिवेशन भी चेंज हो गई, और उसके रिजल्ट में आपके पास आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की डायमेंशंस भी चेंज हो गई। मोटिवेशन किस तरह चेंज हुई, आपके पास ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो बुक है, अब्दुल सत्तार जो बात कह रहा होता है, मैंने आपको सारा सजेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक चैप्टर, वही बात। आपके पास ईटिंग ग्रास, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब बाय फिरोज खान, जो आपकी रिकमेंडेड बुक है पर्टिकुलरली इस सिलेबस के इस हिस्से के लिए ना, ठीक है, FPSC रिकमेंडेड बुक्स में, उसमें आपके पास ये जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, जो मैंने रिकमेंड, वो यही बात कर रहे हो। आपके पास इस दौर में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, वो क्या मोटिवेशन आई और डायमेंशंस आपकी चेंज हो गई, तो आपके पास एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। कि 1965 में आपको प्रूव हो गया था कि आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से, ठीक है, आप ज्यादा अरसे तक एक बड़े पावर को रोक नहीं सकते थे, ठीक है। आपके सारे जो रिसोर्सेस थे ना, वो 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, और 23 सितंबर को आपके जो रिजर्व थे ना, वो ऑलमोस्ट डिप्लीट होने तक आ गए थे, ठीक है। इसी तरह आपको अप्रहेंशंस आपकी मजीद कब बढ़ी, जब आपके पास 1971 का ढाका डिबाकल हुआ, ठीक है। मतलब आपका जो है मशरकी पाकिस्तान आपसे जुदा हो गया, और उसमें आपको पता चला कि आपकी कोई भी अलियांस जो है ना, वो इस तरह आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर रही, ठीक है। और एक बड़ा मतलब बड़ी पावरफुल कंट्री विद द बैकिंग ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, वो आपको तोड़ चुकी थी, सही है। और आपका जो एलाय था, सही है, यूएस, उसने भी मतलब इस तरह कोई खास रोल प्ले नहीं किया। उसने जो रोल प्ले किया था बे ऑफ बंगाल में अपनी जो क्या था एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर, वो काफी लिमिटेड था, सही है।
तो उसने मतलब वो इफेक्टिवनेस नहीं शो की। इसी तरह आपके पास चाइना को भी रशिया ने डेटर कर दिया था, ठीक है, इंटरवीन करने से। तो अल्टीमेटली यही फील हुआ कि हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो हमने खुद ही मतलब आगे लेकर जानी है, और जो हमारे पास हॉस्टाइल नेबर है इसके एग्रेसिव एम्बिशंस को रोकना है, ठीक है। ये कंसर्न्स जो थे ना, ये भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने इस दौर से पहले भी शो किए थे। उन्होंने 1960s में उन्होंने यही बात कही थी कि उनका एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट है कि एक एटॉमिक बॉम्ब का जवाब सिर्फ एक एटॉमिक बॉम्ब ही हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम उनको मतलब वो अप्रहेंशन फील होना शुरू हो गई थी, लेकिन ये क्रिस्टलाइज कब हुई, ये 1970 के बाद क्रिस्टलाइज होगी अप्रहेंशन, ठीक है। तो मोटिवेशंस चेंज हो गई। मोटिवेशंस चेंज होने की वजह से और एक और इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट इसमें है, इस दौर में हमें मिलता है ना, कि इन मोटिवेशंस को एक नई डायमेंशन देने के लिए भुट्टो शहीद का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। वो उससे पहले भी मतलब ये मतलब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के हवाले से वो बाकायदा स्टेटमेंट दिया करते थे। इट वाज बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज। जब वो इक़्तिदार में आते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले उसी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि हमारा 1971 में जो है वो फुली कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। वो एक मीटिंग बुलाते हैं, सही है, और ये वो आपके पास टर्निंग पॉइंट है ना जिसने आपकी वो डायमेंशन चेंज कर दी न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ये आपके पास मुल्तान में एक मीटिंग मतलब कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, और उसमें ये बात होती है ना कि हमें जल्द अज जल्द फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को डेवलप, फैसिलिटीज को डेवलप करना है। उसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए, बाकायदा फंड्स की एलोकेशन वहां से स्टार्ट होती है। आपके पास मोटिवेशन डायमेंशंस आप देख रहे हैं, मोटिवेशंस किस तरह डायमेंशंस को शेप कर रही है, सही है। इस तरह इसके बाद एक बहुत बड़ा वाकया एक और होता है जिसने जो आपके पास बरसगीर है इसमें जौहरी जो दौड़ चल रही थी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन एक नई राह दिखा दी, ठीक है। उसमें क्या है, या एक नई सिमत दे दी, वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 आपके पास जो इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर वेब एक्सप्लोजन के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, उसने मजीद आपके पास एप्रहेंशन पाकिस्तान की बढ़ा दी। अब पाकिस्तान की एप्रहेंशन यहाँ पर मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि इसने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जो कि आपके पास ऑलरेडी सिटी आपके पास एनपीटी, सही है, इसके एनपीटी थी आपके पास सिटी क्या था, बाकी ट्रीटीज पे बात हो रही थी, सही है, एलटीबीटी उसमें मतलब वो हो गया था, मतलब सारी आपके पास आईएईए की रिजीम्स वगैरह मौजूद थी, ठीक है, 1957, 1963, 1967, ठीक है, उससे पहले की बात है। तो आपके पास नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स पे बात हो रही थी, लेकिन जब दुनिया का रिस्पॉन्स आया तो वो काफी ज्यादा ठंडा रिस्पॉन्स था, ठीक है। इवन हेनरी किसिंजर, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम, उन्होंने मतलब इसको फैट अकॉम्पली का नाम दे दिया कि ये चीज होनी थी, मतलब किसी का कोई खास रिस्पॉन्स आया ही नहीं इस पे। फॉर द टाइम भी इस पर सैंक्शंस लगाई गई, लेकिन वो भी हटा दी गई और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो मोटिवेशन थी ना, और उसके जो पीछे जो मोटिवेशन थी और जो नई डायमेंशन उन्होंने मतलब 1972 की मीटिंग के बाद उसको दे दी थी, ठीक है, उसने मजीद मतलब इसको मजीद तकवीत मिली, ठीक है। आपके पास 1976 में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए एक प्लांट लगाया गया कहोटा में, ठीक है, अंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। आपके पास इनकी सरबराही में ये मतलब जो आपके पास वो इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज जो कि अभी खान रिसर्च लेबोरेटरीज के KRL के नाम से मशहूर है, वो आपके उसकी संग बुनियाद रखी गई, ठीक है। और आपके पास इसके मतलब इसके लिए आपके पास कोशिश शुरू हो गई कि यार आपके पास यूरेनियम मतलब जो फिसाइल मटेरियल है ना, जो बिल्कुल आप न्यूक्लियर वेपन्स में यूज कर सकते हो, रेडी टू यूज होता है, जिसको हम प्लूटोनियम भी कहते हैं, ठीक है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, सही है। उसकी इनरिचमेंट के लिए कोशिशें तेज हो गई, फ्रांस से बात की गई, ठीक है, वो आगे मैं आपको जाके समझाता हूँ कि फ्रांस ने किस तरह फिर वो मतलब रॉक कर गया अंडर हु और किसके प्रेशर की वजह से। लेकिन आपने पाकिस्तान ने अल्टीमेटली वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी 1983 तक हासिल कर ली थी, और आपका फर्स्ट एटॉमिक डिवाइस 1983 को रेडी था।
ईटिंग ग्रास एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब एंड अब्दुल सत्तार की बुक, दोनों में यही नैरेटिव मिलता है कि आपका फर्स्ट एटॉमिक डिवाइस 1980s में ही रेडी था, 1983 में। और ये आपके पास नैरेटिव या स्टेटमेंट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के उससे भी रिसेंट उस मतलब जो उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए उससे भी वेंडिकेट होती है। फिर क्या होता है कि आपके पास डेटोनेशन होती है, हम कहाँ चले जाते हैं, हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की तरफ चले जाते हैं। चाकी के 6 जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए थे, 3 पहले कुछ एक फेज में कुछ दूसरे फेज में, ठीक है, 1998 में। तो इसी तरह हमारे सेकंड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो हमारी जर्नी रही है ना, तो 1972 1998 उसमें हमें यही बातें मिलती है। वो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के टाइम पे खत्म हो जाती है, फिर एक नया एरा शुरू होता है, ठीक है। ये नया एरा कब से कब तक है, ये आपके पास 1998 से लेकर अभी तक जो टाइम चल रहा है ना, वो मतलब अभी जो हम होप कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी एरा में हम हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास अपने न्यूक्लियर पोस्टर को हम अपग्रेड करते रहते हैं। जिस तरह आपके पास डेवलपमेंट्स होती जाती है रीजन में, उसी लिहाज से हम इसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपके पास मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस का मतलब एलिमेंट आ जाता है, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। अब मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस क्या है और हम किस तरह अपग्रेड कर रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, आपको ये मैं डिटेल से समझा दूंगा। अभी तक आपको समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। चलो ओके गुड। हाँ जी, ऐसा करते हैं, नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको, सही है? Okay, sir. जी सर। हेलो, चलो ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।